लेक्चर नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं। हम लोग आज एविडेंस एक्ट का जो नया रूप है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी पूरी स्कीम को समझेंगे। किस तरह से पूरे एक्ट को अरेंज किया गया है वो देखेंगे। साथ ही साथ सेक्शंस को पढ़ना आज हम शुरू कर रहे होंगे। देखेंगे इसका फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज के कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, जिसमें कोड और डॉक्यूमेंट की हम चीजें पढ़ रहे होंगे। तुम्हें किसी पर्टिकुलर चीज पे जाना हो तो टाइम स्टैम्प्स भी नीचे दिए हुए हैं दोस्त, तुम उस पे जाके पर्टिकुलर चीज पढ़ सकते हो। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कीम पे जाने से पहले दोस्त हम लोग ये देखेंगे कि एविडेंस और प्रूफ में डिफरेंस क्या है। देखो, मैं तुम्हें ये क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम पूरा एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे तो हम यही देख रहे होंगे हमें क्या प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, क्यों प्रूफ करना है, किसके द्वारा प्रूफ होगा, वो सारी चीजें। तो प्रूफ वर्ड काफी बार यूज होने वाला है। और एविडेंस तो हमें पता ही है, साक्ष्य तो हमें पता ही है। साक्ष्य और प्रूफ में क्या अंतर है ये हम देख रहे होंगे। बेसिकली यहां पे जो हम कहना चाहेंगे, जो वर्ड एविडेंस है यानी कि जो वर्ड साक्ष्य है, वो सारे लीगल तौर तरीकों को कहते हैं हम, जिसके माध्यम से हम प्रूव या डिस्प्रूव करते हैं किसी फैक्ट को। कहां पे? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। समझने की कोशिश करो दोस्त। तो प्रूफ जो है वो क्या हुआ? प्रूफ जो है एक तरह से रिजल्ट ऑफ एविडेंस हुआ। एविडेंस के माध्यम से हम जिस फैक्ट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसी एस्टेब्लिशमेंट को हम प्रूफ कहते हैं। यानी कि प्रूफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट एंड इशू बाय प्रॉपर लीगल मींस। तो हुआ क्या? कह सकते हो कि एविडेंस के माध्यम से हमने प्रूफ को प्राप्त किया। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन अगर हमें क्लियर है तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है अमित शाह जी ने लोकसभा में 11 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया। राज्यसभा में वो चीज 20 दिसंबर को पहुंची, और जब उसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई तब हमें ये लगने लगा कि हमारे जीवन में एक नया कानून आने वाला है। सर, हमने 1 जुलाई 2025 को इसको प्राप्त किया, जिसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल एंड जस्टिस। प्रियम्बल में इसके ये बात कही गई है जो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, बट बेसिकली ये है कि जितने भी फेयर ट्रायल करने के लिए एविडेंस के रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे, वो उसकी कोशिश करी गई है इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको समाहित करने की। ठीक है, अब तुम बगल में देख पा रहे होगे दोस्त कि ये एक चार्ट सा बना हुआ है। ये क्या है? मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि स्कीम को समझने की सबसे आसान तरकीब है। कैसे कैसे पूरा एक्ट अरेंज हुआ है हम इसके माध्यम से देखना चाहेंगे। देखो, अगर हम एविडेंस की बात करें, अगर हम प्रूफ की बात करें, अगर हम साक्ष्य की बात करें, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि क्या चीज प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें, और कौन प्रूव करेगा। ये चीजें कुछ सवाल उठते हैं। तो इसको इसी ऑर्डर में तुम पूछोगे अपने आप से, तो तुम देखोगे एविडेंस एक्ट का तुमको एक मतलब अरेंजमेंट समझ में आने लगेगा। क्यों? देखो, पहला जो पार्ट है उसको तुम साइड रख सकते हो, क्योंकि एक जनरल पार्ट है जिसमें डेफिनेशंस और शॉर्ट टाइटल वगैरह डिस्कस किया गया। लेकिन पार्ट 2 वो सीधा तुमको बता रहा है कि तुम्हें क्या प्रूफ करना है। फिर पार्ट 3 तुमको बता रहा है कि तुम्हें कैसे प्रूफ करना है। फिर तुम्हें पार्ट 4 बता रहा है कि किसको प्रूफ करना है, यानी कि कौन व्यक्ति ये प्रूफ देगा। समझ में आ रहा है? अब तुम समझने की कोशिश करो कि पार्ट 1 में जो है एक बात बताई गई हमें कि फैक्ट्स एंड इशू क्या होते हैं और रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, और भी कई चीजें थी, बट हमारी स्कीम को समझने के लिए मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि तुम इस बात को, इस कहानी को समझने की कोशिश करो। अगर हमने फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स, दो तरह की चीजें होती हैं, इनको हमें प्रूव करना होता है एविडेंस एक्ट के माध्यम से। इसको हमने समझ लिया कि पार्ट 1 में दिया गया था, जिसमें मात्र पहला चैप्टर है। ठीक है, अब पार्ट 2 में जब हम आए ना, जिसमें मात्र दूसरा चैप्टर है, क्या समझे? पहले पार्ट में एक चैप्टर, दूसरे पार्ट में दूसरा चैप्टर। लेकिन हमने ये देखा जो दूसरा पार्ट है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो वो हमें मालूम पड़ा कि रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करना है। रेलेवेंट फैक्ट्स जो हैं सेक्शन नंबर 3 से 50 तक दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 तक में अलग अलग तरह के ऐसे रेलेवेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें प्रूफ करना है, जो कि पूरा चैप्टर 2 के अंदर हमें दिखाई दे रहा होता है। अब तुम समझने की कोशिश करो, फैक्ट्स एंड इशू जो मेन मुद्दे हैं
उनको जो है हम लोग कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, हाउ टू प्रूव जो है वो हमारा पार्ट 3 में आ जाता है। जैसे कि हम देख रहे होंगे कि चैप्टर 3 जो है वो बताता है कुछ फैक्ट्स, ऐसे जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स होते हैं, जैसे आज दिन है, संडे को छुट्टी होती है, बेसिक बेसिक बातें जो जुडिशरी मान के चलती है कि ये तो सत्य है ही, वो फैक्ट्स एंड इशू हैं, उनको प्रूव करना मतलब ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उनको भी हम लोग देखते हैं कि क्या। फिर उसके बाद ओरल एविडेंसेस के माध्यम से हम प्रूव करते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के माध्यम से हम प्रूव करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में भी कई तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, अटेस्टेड, अनअटेस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट और प्रेज्यूम्ड किया जाता है कि ये जेन्युइन है। मेरे समझने की कोशिश करो, इन सारे सेक्शंस को हम लोग पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे, लेकिन एक स्कीम समझ में आनी चाहिए कि पूरा एक्ट अरेंज कैसे है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि हम क्या प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, तो कौन प्रूव करेगा, एक सिंपल पूछ लो सवाल, और कौन प्रूव करेगा। तो अगर तुम्हें पता है कि जुडिशियरी नोटिस ऑफ फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो प्रूव करने की जरूरत किस चीज को है, ओरल एविडेंसेस को और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को। तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए कौन आया, जिस पे बर्डन ऑफ प्रूफ है। साथ ही साथ कोई बंदा अगर किसी एविडेंस को दे चुका है तो उसको एस्टॉपल, उस पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई करेगी, ये बात। फिर विटनेसेस की बात, क्योंकि विटनेसेस हैं, उनका एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, सारी प्रोसेस, और एंड में हम देख रहे होंगे कि अगर कोई एविडेंस गलती से मतलब एडमिट हो जाता है तो उसके बारे में क्या प्रोसेस हो रही होगी। तो हमारे पास अगर ये चीज देखने के समझ में आती है कि अगर हम इस एविडेंस एक्ट को देखें तो ये एक बहुत साधारण सी बात है जो तुम्हारे दिमाग में आएगी कि जब कोई क्राइम हुआ तो क्या क्या हुआ होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से तुम देखोगे, चैप्टर के नाम, सेक्शन के नाम, पार्ट के नाम प्रॉपर तरह से अरेंज हो गए हैं। क्या, पहला प्रिलिमिनरी है, उसमें सेक्शन 1 एंड 2 है, फिर उसके बाद पहला दूसरा पार्ट, उसमें चैप्टर 2 है, इसके अंदर जो है तुम्हारे पास सेक्शन 3 से 50 तक आते हैं, फिर पार्ट 3 ऑन प्रूफ है, उसके ऊपर जो है सेक्शन 51 से 103 तक आता है, फिर पार्ट 4 ये है। पार्ट 2 के अंदर रेलेवेंट फैक्ट्स जो मैं तो बताया था, चैप्टर 2 उसके अंदर कई सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमें प्रूफ करने होते हैं। क्या प्रूफ करना है तो दिखाई दे रहा होगा। अब साथ ही साथ ऑन प्रूफ में अगर हम देखें तो हमें बेसिकली किस चीजों से, क्या चीजों के माध्यम से हम प्रूफ करेंगे वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह वगैरह। किस चीज का एक्सक्लूजन हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी मिलती जा रही है दोस्त। और फिर एंड में पार्ट 4 के अंदर कौन प्रूफ कर रहा होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, एस्टॉपल ऑफ विटनेसेस, ये सब चीजें हमने देख ली। क्यों देखी, कैसे देखी, इन सेक्शन नंबर को रट्टा मारना है, बाकी तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ चुकी है। अगर अब तुमसे कोई बोले कि विटनेस की बात कहां करी गई है एविडेंस एक्ट में, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि पार्ट 4 में है तो एंड में हो रही है। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि अगर एविडेंसेस की बात करी गई है, ओरल एविडेंस की बात करी गई, तो बीच में कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 60, 70, 80 के आसपास। तुम्हें ऐसा नहीं हुआ कि ऑप्शंस में अगर तुम्हारे पास एकदम दूर दूर के ऑप्शन है तो तुम बेसिक चीज गलत कर दोगे, भले तुमने वो चीज पढ़ी भी ना हो। तो स्कीम को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, एक्ट को शुरू करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। प्रियम्बल का हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो देख लिया था ऑलरेडी, कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ठीक है, अब एक ये बात याद रखो, जो ये चीजें मैंने हाईलाइट करी है ना यार, ये प्रीलिम्स के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन चीजों को याद करने की कोशिश करना, अपने नोट्स में उतारने की कोशिश करना। कॉपी पेन लिए बिना अगर लेके बैठ रहे हो, सोच रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले लूंगा, कोई मतलब नहीं है भाई, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करो कि इन चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते चलो। ठीक है, सेक्शन 1 की बात करें, शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। अगर हम देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसका नाम है, 2023 में आया था। और एप्लीकेबिलिटी को देखते हुए देखो, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो किसी भी कोर्ट के सामने है, और कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स भी एक माना जाता है कि जिन पे ये अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बात करूं कि एफिडेविट्स और किसी भी आर्बिट्रेटर के सामने कोई प्रोसीडिंग हो रही है, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे पास जब आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो जल्दी जल्दी निपटे, यानी कि उसमें अगर हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर फिर से अप्लाई करने लगे ना, तो फिर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर जो है, हमें क्यों उसमें बीएसए को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, फिर देखो बेसिकली यही बात लिखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है नोटिफिकेशन से बताएगा, और जो कि हमारे पास आ चुकी है डेट कि 1 जुलाई को ये इंप्लीमेंट हो चुका है 2024 की।
ठीक है। आगे बढ़ते हुए दोस्त, अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इससे आता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, तो बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज हमने पीछे पढ़ी उसी की बात को मैंने यहां पे तुम्हारे लिए लिख दिया है। एक केस लॉ डाल दिया है कि जिसके माध्यम से तुम्हें पता चल रहा होगा कि एफिडेविट क्या कभी भी हम एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या कभी कभी कोई कोई तरीका है। तो इसका मतलब यह है, देखो यार, अय्यूब खान नूर खान पठान के केस में हमने देखा कि जनरली अगर हम बात करें तो बीएसए के जो परव्यू है उसमें इस चीज को यानी कि एफिडेविट को हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्यों? देखो, फाइलिंग ऑफ एन एफिडेविट ऑफ वंस ओन स्टेटमेंट इन वंस ओन फेवर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सफिशिएंट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कैन कम टू ए कंक्लूजन एज रिगार्ड्स अ पर्टिकुलर फैक्ट इन अ सिचुएशन। समझने की कोशिश करो दोस्त, अगर ऑर्डर 19 का ये एक्सेप्शन हम अप्लाई नहीं करें जहां पे कोर्ट एफिडेविट से डील करते हुए कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको प्रूफ के तौर पे अलाउ कर देती है, यानी कि अगर तुम इस बात से एक समझ पा रहे होगे, क्रिमिनल केसेस में तो कोई भी एफिडेविट का मतलब ही नहीं रहा। एफिडेविट का मतलब सिविल केसेस में भी बहुत पर्टिकुलर एक छोटे से डोमेन में रहता है, इसलिए यहां पे लिखा है कि एफिडेविट जनरली आर नॉट एक्सेप्टेबल एज एविडेंस। तो अगर तुमसे कोई कह रहा है ना कि अलग अलग एक्ट्स को रिलेट करके पढ़ना है, और तुम्हारी तैयारी जुडिशरी की तब अच्छी होगी जब तुम सारे लॉज को एक दूसरे से कनेक्ट करना सीख जाओगे, तो दोस्त सही चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब मार दो। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 में कोर्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सारे जजेस और मजिस्ट्रेट्स को हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। आर्बिट्रेटर्स को कोर्ट नहीं मानते हैं, भले उनको एविडेंस लेने की अलाउंस मिल गई है। अब समझने की कोशिश करो, आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तुम्हें रीजन पता चल गया ना, क्योंकि ना तो वो विटनेस की टेस्टिमनी ले सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोसीजर जो है उनका अलग जल्दी निपटाने का, उनका जो पूरा कारनामा उनका बनाया गया है उस चीज को डिस्टरबेंस आएगा अगर उनको जो है हम लोग कोर्ट मानने लगे। प्रॉपर कोर्ट नहीं, जल्दी करने का मैकेनिज्म है एक तरह का, ठीक है। इसलिए अब देखो, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट भाई जो जनरल तुम समझते हो ना वो बहुत सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम्हें एग्जाम में कई बार लिखने को आ जाता है कि डेफिनेशन लिख दो भाई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्यूमेंट। तो तुम क्या करोगे अगर तुम्हें याद नहीं होगा? तुम तो लिख दोगे कि एनीथिंग रिटन ऑन समथिंग समथिंग समथिंग। नहीं, तुम देखने की कोशिश करो, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद किस माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा? बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क। अब देखो, इंटेंडेड यहां मैंने क्यों हाईलाइट किया है कि इंटेंशन टू रिकॉर्ड दैट मैटर जो है फॉर मतलब हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड कर लिया गया है तो वो एक डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। मतलब इंटेंशन इज नॉट मतलब ऑफ एनी यूज, ठीक है। अब तुम देखो, जो तुम्हारे प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारा पेज भरने में भी हेल्प करेंगे और जो तुम्हें जरूरी है भाई, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो वो तुम्हें अगर जो है पता होना चाहिए। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ। लिथोग्राफी मतलब जो कि एक स्टोन के माध्यम से एक पिक्चर बनाई गई है, बेसिक सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक होता है डॉक्यूमेंट तुम्हारा जिसमें ईमेल्स, लॉग, सर्वर्स, ये सब चीजें तुम्हारी दिखाई दे रही होंगी। बेसिकली एडवांस वर्जन है, तुम्हें ये सारी चीजें आज की तारीख में यूज में होती हैं, इसलिए इसको भी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसी इंस्क्रिप्शन की जो कि मेटल प्लेट पे, कैरिकेचर यानी कि एक तरह का कार्टून भी एक डॉक्यूमेंट है, या मैप और प्लान। अब देखो, मैंने यहां पे क्या किया है ना कि बेयर एक्ट की जो ऑर्डर है उसको थोड़ा सा चेंज किया है ताकि तुम्हें ये याद हो सके दोस्त। क्यों? मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और मैप को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया है तुम्हें एक ट्रिक बताने की। हाँ, तो ट्रिक को समझने की दोस्तों कोशिश करो। WWE, WWE लड़ाई हो रही है कहां पे? इन कैंप, यानी कि WWE इन कैंप याद कर लो। ट्रिक है, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन याद हो जाएगी। इससे क्या होगा कि राइटिंग W, वर्ड्स W, इलेक्ट्रॉनिक E, इंस्क्रिप्शन IN, कैरिकेचर CA और मैप MP। समझने की कोशिश करो दोस्त, जब मेंस का क्वेश्चन लिख रहे होगे तो तुम्हें ये याद रहेगा WWE इन कैंप, तुम खट 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 लिखते चले जाओगे। साथ ही साथ तुम्हें याद होना चाहिए कि एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड, ये चीज तुम ध्यान रखो। बाय लेटर, फिगर्स ऑफ मार्क,
तो तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझने की कोशिश करो कौन कौन से प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं मेंस के आ चुके हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। तो वो हम जब देख रहे होंगे तो हमें एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी पता चल गया, हमें पता चल गया डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है, हमें ये पता चल गया कि एविडेंस यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एडजेक्टिव लॉ है कि सब्सटेंटिव लॉ है। पिछली वीडियो देखो जो दोस्त जाके, ऐसा नहीं है कि हर चीज हर वीडियो में बताई जाएगी, कंटिन्यूसली आओ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो ये प्रोसीजरल लॉ है तो नहीं है तो क्यों एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद प्रूफ और एविडेंस में क्या अंतर है, लेक्चर का पहला स्लाइड। फिर उसके बाद हम लोग देखा कि कोर्ट की जो डेफिनेशन है जो हमने एक लाइन पढ़ के छोड़ दी, उस पे भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ चुका है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि केसेस के नाम बताओ। तो तुम्हें ये चीज का फायदा होता है जब तुम क्वेश्चंस को देखते हुए अपनी पढ़ाई करते हो, यानी कि तुम्हें पता चल गया कि इस सेक्शन में भी केसेस पढ़ने हैं, तुम्हारे नोट्स में ये केसेस ऐड हो जाएंगे। दोस्त क्या है केसेस? टीआर वर्मा का केस है यूनियन इंडिया के साथ जिसमें बताया गया कि ट्रिब्यूनल्स और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को कोर्ट्स नहीं कहा जाता है। और साथ ही साथ वीरेंद्र कुमार सत्यवादी का केस है जिसमें यह बोला गया कि इलेक्शन के टाइम पे जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनको हम लोग इलेक्शन ऑफिसर्स तो बोलते हैं लेकिन कोर्ट नहीं है वो। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तुमने ध्यान से देखा प्री के मेंस के सभी तरह के क्वेश्चंस हमने इन टॉपिक से कवर कर लिए हैं। तो मेरा ये बिलीफ है दोस्त कि तुम्हारा कोई भी चीज इस चीज से मिस नहीं हो रही होगी। इसके बाद अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई प्लीज सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो जिन्हें नहीं पता है इस चैनल के बारे में, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। थैंक यू।